हम लोगों ने जैसे देखा कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में थोड़ी प्रोसीजर के अंदर से भी कुछ चीज़ें हम आपको बता रहे हैं। तो मतलब यहाँ ये चीज़ समझिएगा, वहाँ अंदर से चीज़ें बताने का मतलब ये है कि उन पे ओटी बनते हैं। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पे ओटी आते हैं यहाँ पर, कॉन्सेप्चुअल पे सेक्शन वाइज ओटी आती हैं, कॉन्सेप्चुअल आते हैं। दंड तो कुछ है ही नहीं है यहाँ पे, दंड आना नहीं है। और तीसरा क्वेश्चन आता है पदाधिकारी वाइज ओटी आएंगे। चौथा क्वेश्चन आएगा डेफिनेशन खंड, वो सेक्शन वाइज ही हो जाएगा एक हिसाब से कि किस खंड में कौन सी डेफिनेशन। जैसे असंज्ञेय अपराध परिभाषित है, संज्ञेय अपराध परिभाषित है, चार्ज परिभाषित है, आरोप परिभाषित है, न्यायिक कार्रवाई अन्वेषण जांच ईटीसी परिभाषित है। तो यहाँ पे ये इस तरह के क्वेश्चन आएंगे सेक्शन 2 के किस खंड में परिभाषित हैं। तो ये आपको पूरी परिभाषाएं रटना है। देखो भाई, शुरुआती धाराएं, जितनी धाराएं हम छोड़ते जा रहे हैं आप अपनी पेंसिल से क्रॉस लगाते जाएं। वहाँ पे अभी मैंने जितना पढ़ा दिया है क्रॉस लगाते जाएं। उससे होगा क्या, वो धाराएं नहीं पढ़ना है अपन को। कैसे 484 अपना माइंड स्टोर नहीं कर सकता, कुछ धाराएं अपन को हटानी पड़ेगी जो कभी क्वेश्चन नहीं आते जिनसे। तो ऐसे करके एक निश्चित पैमाना बन जाएगा। तो यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि सीआरपीसी कम से कम 20 क्वेश्चन कवर करने वाली है एडीपीओ के एग्ज़ाम में। जहाँ तक मेरी गैसिंग है 20 क्वेश्चन आईपीसी से आएंगे, 20 सीआरपीसी से आएंगे, 10 आएंगे एविडेंस से क्वेश्चन। इतना अनुमान है मेरा। अगले 50 क्वेश्चन ये लोग 25 एक्टों से देंगे। 25 एक्टों से 50, किसी से 2 क्वेश्चन आएंगे, किसी से 3 आएंगे, किसी से 10 भी आ सकते हैं। ये कोई निर्धारण नहीं है, कैसे इन्होंने कुछ नहीं लिखा है ना। यहाँ पे यूनिट दे रखी है, ये भी नहीं लिखा है कि ईच यूनिट से 5 क्वेश्चन होंगे, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। बस सीधा दे दिया है 100 क्वेश्चन लॉ के होंगे और 50 क्वेश्चन जीएस के होंगे, जिसमें 35 एमपी के होंगे, 10 भारत जीके के होंगे और 5 वर्ल्ड जीके के होंगे। ऐसा यहाँ पर डिस्क्रिमिनेट किया गया है, इसको विभाजित किया गया है। तो अपन को उसी आधार पर थोड़ा देखना है। आज का हमारा टॉपिक है 395 से 405 से शुरू कर रहे हैं। चैप्टर 30 है निर्देश और पुनरीक्षण। अब देखिए, उच्च न्यायालय को निर्देश, जब किसी सुपीरियर न्यायालय के पास में एक प्रॉब्लम होती है, किसी विधि अध्यादेश विनियम नियमादेश का निर्वचन करना है, तो वो अक्षम हो जाए निर्वचन करने में कि हमारे सामने कोई केस आ गया है। अब हम यहाँ पे मान लीजिए 50 वर्ग लीटर का क्या अर्थ लगाएं, 50 वर्ग लीटर में क्या अर्थ लगाएं, लिक्विड में लगाएं या मिश्रित रूप में लगाएं। अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आ गया है तो यहाँ पे थोड़ी दिक्कत आएगी जज को, कैसे वो इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकता लॉ का। लॉ का इंटरप्रिटेशन करने का पावर किसको है, हाई कोर्ट को है कि सुप्रीम कोर्ट को है। 2 कोर्टों को लॉ का निर्वचन करने का पावर है। तो ऐसे मामले में क्या करता है सुपीरियर कोर्ट, क्या करता है हाई कोर्ट को संबंधित मामला भेजता है कि श्रीमान जी इसमें डायरेक्ट करें, हमें डायरेक्शन दें कि मैं इसमें क्या जजमेंट दूँ, इसका क्या अर्थ लगाऊँ। तो उसमें हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, मोस्टली हाई कोर्ट को भेजा जाता है। तो हाई कोर्ट क्या करता है, उसका निर्वचन करता है कि इसका ये अर्थ लगाइए, और निर्वचन करके संबंधित कोर्ट को भेज देता है। कोर्ट उसके अनुसार अपना जजमेंट दे देता है। इसको अपन रेफरेंस बोल देते हैं। ये रेफरेंस है। जैसे आपने क्वेश्चन भेजा मुझे कि इसका अर्थ बताइए, और मैंने कुछ अपने विवेक के आधार पर कुछ सर्च करके उसका अर्थ आपको बताया, ठीक है। उसका अर्थ फिर आपने क्या किया, अपने डायरेक्ट में करेक्शन कर लिया कि नहीं ए नहीं बी है, ठीक है। तो यही चीज़ रेफरेंस होता है। आपने मुझे रेफरेंस किया, मैंने उसका सॉल्यूशन दिया आपको, आपने अपना करेक्शन कर लिया, ये रेफरेंस हो गया। यही चीज़ यहाँ पे सेक्शन 395 लोअर कोर्ट हाई कोर्ट को वो करते हैं, क्या करते हैं, रेफरेंस करते हैं जब किसी मैटर पे उन्हें सॉल्यूशन चाहिए होता है। आगे बढ़ते हैं 396 उच्च न्यायालय के विनिश्चय के अनुसार मामले का निपटारा। अब देखिए वही चीज़ मैंने कहा है, अब मैं डिसाइड कर दूंगा कि क्वेश्चन भी सही है, हाई कोर्ट डिसाइड कर देगा नहीं इसका अर्थ ये लगाइए। आप 50 वर्ग लीटर है मान लीजिए, तो नीट मदिरा होना चाहिए, तो 50 वर्ग लीटर आप अर्थ लगा सकते हैं। मिश्रित मदिरा नहीं कि आप पानी है उसमें आधा और आध मदिरा है, तो वो 50 वर्ग लीटर नहीं मानी जाएगी। उसकी क्वांटिटी के आधार पर मानी जाएगी, कितनी क्वांटिटी है। तो ये निपटारा किया जाएगा विनिश्चय के अनुसार। अब हमने भेज दिया विनिश्चय, डिसाइड करके भेज दिया आपके पास, आपने निपटारा कर लिया। वो यहाँ 396 इम्पोर्टेंट 395 है। निर्देश किसको होता है, हाई कोर्ट को होता है। किस धारा में निर्देश होता है, 395 में होता है। अगली धारा इम्पोर्टेंट है 397।
पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अभिलेख मंगाना। अब देखिए, दो कोर्टों को पावर है, रिकॉर्ड मंगा सकता है निचले कोर्ट से। कौन कौन सी कोर्ट है? एक हाई कोर्ट हो गया, एक कोर्ट ऑफ सेशन हो गया। ये लोग क्या करते हैं, किसी भी मामले में इनके पास पावर होता है शुद्धता और वैधता और औचित्य के बारे में समाधान करने के लिए किसी भी कोर्ट से, लोअर कोर्टों से मामले मंगा सकते हैं, रिकॉर्ड मंगा सकते हैं और निश्चित कर सकते हैं। पुनरीक्षण करने की शक्ति है 397 में हाई कोर्ट की और सेशन न्यायालय की। हाई कोर्ट की और सेशन न्यायालय की, दोनों की पुनरीक्षण करने की शक्ति है। इस दौरान इन्हें दो काम और ये कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा है। आप देखेंगे 397 की बिल्कुल लास्ट पंक्ति देखेंगे, ये बंद पत्र भी ले सकते हैं, जमानत भी दे सकते हैं। और पुनरीक्षण न्यायालय कोर्ट मंगाएंगे तो संबंधित व्यक्ति से बंद पत्र ले सकते हैं, जमानत भी दे सकते हैं। 398 है जांच करने के आदेश देने की शक्ति। अब जो पुनरीक्षण न्यायालय रिकॉर्ड मंगाएगा तो वो सुपीरियर कोर्ट को जांच करने का आदेश भी दे सकता है, जैसे दीवान जी आप जांच कीजिए, तो जांच करने का आदेश भी दे सकता है। तो ये आप थोड़ा ध्यान दीजिए, कौन देगा जांच करने का आदेश? उच्च न्यायालय, सेशन न्यायालय। किसको देगा? सीजेएम को देगा, सीजेएम को जांच करने का निर्देश देगा। तो ये आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अन्य न्यायालय को भी दे सकता है, अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेटों को भी दे सकता है। सेशन न्यायाधीश की पुनरीक्षण की शक्तियाँ। सेशन न्यायालय की पुनरीक्षण की शक्ति, इस धारा का याद रखिएगा 399 में। देखो, रिकॉर्ड मंगाने की शक्ति 397 में है, जांच करने के लिए आदेश देने की शक्ति 398 में है, सेशन रिवीजन करने की शक्ति 399 में है, और अपर सेशन न्यायालय की रिवीजन करने की शक्ति 400 में है। 401 में उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण की शक्ति है, उच्च न्यायालय की रिवीजन करने की शक्ति 401 में। आपको इसी क्रम में याद करनी पड़ेंगी धाराओं के नाम, इसके अंदर कुछ नहीं आता है, इसके अंदर कुछ नहीं आता है, सिर्फ धाराओं के नाम आपको याद रखना है। 402, 403, 404, 405 बिल्कुल छोड़ दीजिएगा, इन्हें बिल्कुल नहीं पढ़ना है। अगर आप पढ़ना चाहें तो एक बार पढ़ लीजिए, यहाँ से कोई ओटी नहीं बनती। 406 चैप्टर 31 है आपराधिक मामलों का अंतरण। 406 से 412 तक इसकी व्यवस्था की गई है। अब तो 406 कहती है कि मामलों और अपीलों को अंतरित करने की उच्चतम न्यायालय की शक्ति। अब देखिए, उच्चतम न्यायालय कहाँ पे मामले अंतरित कर सकता है, ये समझने योग्य बात है। उच्चतम न्यायालय न्याय के उद्देश्यों के लिए किसी विशिष्ट मामला या अपील को कहाँ पे, नंबर 1 मैंने आपको यहाँ पर डलवाया था, एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को, इंदौर जबलपुर हाई कोर्ट से लखनऊ हाई कोर्ट को ट्रांसफ़र करना है किसी मामले को या अपील को, तो कौन कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। दूसरा पॉइंट, या एक उच्च न्यायालय के अधीनस्थ उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय के अधीनस्थ समान या वरिष्ठ अधिकारता वाले दूसरे दंड न्यायालय को अंतरित कर सकता है। अब जबलपुर हाई कोर्ट के अंदर में दमोह सेशन कोर्ट आता है, दमोह सेशन कोर्ट का मामला ट्रांसफ़र करना है लखनऊ हाई कोर्ट के अंदर में आने वाले किसी, मान लीजिए कोई जगह है, सेशन कोर्ट है लखनऊ का, लखनऊ सेशन कोर्ट को ही करना है, तो एक हाई कोर्ट के अधीनस्थ से दूसरे हाई कोर्ट के अधीनस्थ भी ट्रांसफर ये कर सकता है। ये पावर किसको है? सुप्रीम कोर्ट को। आवेदन समावेदन द्वारा किया जाएगा, इनको एक निश्चित प्रारूप में आवेदन करना पड़ता है, मोशन बोलते हैं जिसको, शैल बी मोशन, मतलब समावेदन, उसमें पूरा लगाना पड़ता है रिकॉर्ड आपको। हितबद्ध पक्षकार और भारत का महान्यायवादी आवेदन कर सकता है इन्हें। क्लॉज 2 बताती है ये, और क्लॉज 3 बताती है अगर इस तरह का आवेदन किया गया है उच्चतम न्यायालय को और उच्चतम न्यायालय ने आवेदन खारिज कर दिया है और ये पाया है कि आवेदन तुच्छ है, तंग करने वाला है, तो पीड़ित पक्षकार को ये क्या दिलवाएंगे? 1000 रुपये से अधिक प्रतिकर दिलवाएगा। कौन? सुप्रीम कोर्ट, जो आवेदन ट्रांसफ़र करवाने के लिए आवेदन लगाएगा, जिसके विरुद्ध वो मामला चल रहा होगा, उसको 1000 रुपये कंपनसेट के तौर पर दिए जाएंगे। तो ये आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, विरोध करने वाले को 1000 रुपये प्रतिकर दिलाया जाएगा। 407 है, 408 है मामले और अपीलों को अंतरित करने की उच्च न्यायालय की शक्ति। यहाँ पे हाई कोर्ट के पावर है, हाई कोर्ट क्या कर सकता है?
रिज्यू और पक्षपात रहित विचारण के लिए मामले को एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में ट्रांसफ़र कर सकता है। जैसे एक हाई कोर्ट के अंदर, अब इंदौर जबलपुर हाई कोर्ट और या इंदौर हाई कोर्ट है, इनका जितना क्षेत्राधिकार है, ग्वालियर हाई कोर्ट है जितना क्षेत्राधिकार है, तो अपने क्षेत्राधिकार के अकॉर्डिंग जी अपने मामलों को अंतरित कर सकते हैं एक सेशन कोर्ट से दूसरे सेशन कोर्ट में, अपने एरिया में या अन्य कोर्टों में। और कुछ इस धारा में नहीं पढ़ना है। मामले और अपीलों को अंतरित करने की सेशन न्यायालय की शक्ति, सेशन न्यायाधीश की शक्ति 408 में दी गई है, ये आप ध्यान दीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट 406 में अंतरित करता है 2 कंडीशन में। हाई कोर्ट 407 में अंतरित करता है, अपने हाई कोर्ट के अंदर जितने कोर्ट आते हैं एक दूसरे में ट्रांसफ़र कर सकता है। मान लीजिए दमोह सेशन कोर्ट का मामला छतरपुर सेशन कोर्ट कर दिया, ये कर सकता है हाई कोर्ट। 408 में सेशन न्यायालय मामले अंतरित कर सकता है। अब सेशन न्यायालय मान लीजिए जिला में बैठा हुआ है, तो जिले में अपने जितने कोर्ट आते हैं, तहसीलों में कोर्ट आते हैं, वहाँ से मामले मंगा सकता है, अंतरित कर सकता है, ट्रांसफ़र करने का पावर इसको रहेगा। ये 409 वापस लेना है अपीलों के बारे में, 410 हो गया है मजिस्ट्रेटों द्वारा मामलों का वापस लिया जाना, ये आप बिल्कुल छोड़ दीजिएगा, यहाँ कोई काम की धाराएँ नहीं है। 412 यहाँ से 406 से 408 तक में से एक आध क्वेश्चन आ जाता है, इनको आपको थोड़ा ध्यान देना है कौन में क्या है। 406 में सुप्रीम कोर्ट, 407 में हाई कोर्ट, 408 में सेशन कोर्ट, 3 को ही ट्रांसफ़र करने के पावर है, बस इतना आपको समझना है। चैप्टर 32 में आ जाइए। दंडादेशों का निष्पादन, निलंबन, परिहार और लघुकरण। दंडादेशों का निष्पादन, निलंबन, परिहार और निलंबन, लघुकरण। अब देखिए, जैसा हम लोगों ने आर्टिकल 72 पढ़ा था, 161 पढ़ा था, राज्यपाल और राष्ट्रपति के क्या है क्षमादान करने के पावर दिए गए हैं वहाँ पर। उसी तरह यहाँ कुछ पावर दिए गए हैं दंडादेश के निलंबन के संबंध, जैसे मृत्यु दंडादेश है 413 से 416 तक दिया गया है। 368 के अधीन दिए गए आदेश का निष्पादन। अब देखिए यहाँ निष्पादन की बात हो रही है, निष्पादन, निलंबन, परिहार, लघुकरण। निष्पादन, अब किसी को मृत्यु दंडादेश दे दिया सेशन कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने पुष्टि कर दी, और पुष्टि करके उसी सेशन कोर्ट को ये भेज देते हैं। सेशन कोर्ट क्या करता है, ब्लैक वारंट जारी करता है और फांसी पे चढ़ा देता है। यही चीज़ बताती है 413। निष्पादन कैसे किया जाएगा मृत्यु दंडादेश का। दूसरा है 414। अब जैसे मैंने पहले बताया था, उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए मृत्यु दंडादेश का निष्पादन। कई बार सेशन कोर्ट आजीवन कारावास देता, उच्च न्यायालय मृत्यु दंडादेश दे देता। तो उच्च न्यायालय का काम है, देखो ये बड़े सुपीरियर कोर्ट हैं, ये निर्वचन करते हैं, ये एग्जीक्यूट नहीं करवाते हैं। एग्जीक्यूट काम नीचे वाले कोर्टों का है। तो ये सेशन न्यायालय को भेज देगा, उस दंडादेश को क्रियान्वित कराएंगे, मतलब एग्जीक्यूट करा देगा सेशन न्यायालय। ब्लैक वारंट जारी करते हैं ये लोग फांसी पे चढ़ाने के लिए, तो आप यहाँ पे ब्लैक वारंट जारी करके फांसी पे चढ़ा देंगे। अब देखिए 415, सुप्रीम कोर्ट को अपील की दशा में मृत्यु दंडादेश के निष्पादन का मुलतवी किया जाना। अब सुप्रीम कोर्ट को अपील की गई है, तो ऐसी स्थिति में मृत्यु दंडादेश को क्या कर देंगे, निलंबित कर देंगे, मुलतवी कर देंगे, पोस्टपोन कर देंगे। कैसे, हम लोग ये जानते हैं, इतना हमारा कॉमन सेंस विजन ही बताता है कि अपील के दौरान जब तक फाइनल जजमेंट नहीं आ जाएगा हम फांसी नहीं चढ़ा सकते, एग्जीक्यूशन कर ही नहीं सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में किया गया है तो उस समय के लिए मुलतवी कर दिया जाएगा, जेल में निरोध रखा जाएगा जब तक कि सुप्रीम कोर्ट छोड़ नहीं देता या सज़ा कम नहीं कर देता या पुष्टि नहीं कर देता। 415। 416, गर्भवती स्त्री को मृत्यु दंड का मुलतवी किया जाना। अब देखिए ये बहुत बढ़िया है, कोई हत्या कर दे गर्भवती स्त्री, तो अगर उसको फांसी पे चढ़ाते हैं तो एक सीधा सा लॉजिक ये है कि अपराध के लिए 2 लोगों की जान नहीं ली जा सकती, बच्चा भी मारा जाएगा, फांसी पे चढ़ाएंगे। तो ये डिसीजन सही है कि उच्च न्यायालय दंडादेश का आजीवन कारावास के रूप में लघुकरण कर सकेगा। तो यहाँ सेशन कोर्ट अगर मृत्यु दंडादेश दे देता है गर्भवती स्त्री को, तो आप अगर उसका केस लड़ रहे हैं, हाई कोर्ट में है या हाई कोर्ट में लड़ाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल अपने क्लाइंट से कह सकते हैं कि हम इसको बचा ले जाएंगे, फांसी नहीं होने देंगे, गारंटी है मेरी, गारंटी बोल देंगे तो हो जाएगा। जब हाई कोर्ट में अपील लगेगी
दंडादेश के विरोध में, हाई कोर्ट डिसाइड कर देगा सर 416 का उल्लेख करिए इसमें, हाई कोर्ट दे देगा आजीवन कारावास में कन्वर्ट करो। कारावास 417 से 420 तक कारावास के बारे में बताया गया है। अब देखिए कारावास का स्थान नियत करने की शक्ति किसको है। आप एक सेशन कोर्ट हैं, आपने किसी को सजा दी 10 साल की, अब कहाँ रखा जाएगा उसको। जनरली जिस एरिया में सजा होती है उसी एरिया की जेलों में रख लेते हैं, ज़्यादा दूर नहीं भेजते हैं। आदमी को बुरा लगेगा कैदी को, अपने आसपास ही रख लेते हैं। वैसी बात है, ये डिसाइड करता है राज्य सरकार। तो राज्य सरकार क्या डिसाइड करता है, जिसको जेल की सज़ा होती है मोस्टली अपने नियर अबाउट की जेलों में ही रखा जाता है, दूर की जेलों में बहुत कम ही रखा जाता है। तो बस क्वेश्चन आपसे इतना बनेगा कि कारावास का स्थान नियत करने की शक्ति किसके पास में, तो आपको बताना है राज्य सरकार के पास में। क्लॉज 1 में ही लिखा रहे, राज्य सरकार निर्देश दे सकती किस व्यक्ति को कहाँ पर अवरुद्ध किया जाए, किस स्थान में रखा जाए, और कोई काम का नहीं है। अब 418 है कारावास के दंडादेश का निष्पादन। अब निष्पादन कैसे किया जाएगा दंडादेश का, तो इसके लिए अपन को थोड़े क्लॉज 1 और परंतु पढ़ना है इसका, तो इसको थोड़ा आप ध्यान से सुनिएगा। जहां धारा 413 द्वारा उपबंध किया गया है भिन्न मामलों में अभियुक्त आजीवन कारावास या किसी अवधि के कारावास के लिए दंडादेश किया गया है, वहाँ दंडादेश देने वाला न्यायालय उस जेल या अन्य स्थान को जिसमें वह परिरुद्ध है उसे परिरुद्ध किया जाना है तत्काल वारंट भेजेगा। और यदि अभियुक्त पहले से ही उस जेल या अन्य स्थान में परिरुद्ध नहीं है तो वारंट के साथ उसे ऐसी जेल या अन्य स्थान भिजवाएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वारंट इशू हो जाएगा उसके लिए कि आप जेल लेके जाइए, संबंधित जेल, उस जेल ले जाया जाएगा और वहाँ निरुद्ध किया जाएगा या भिजवाया जाएगा। परंतु जहाँ अभियुक्त को न्यायालय के उठने तक के लिए कारावास का दंडादेश दिया गया, उठने तक का कारावास कब देते हैं, जब कंटेम्प्ट का कोड बनता है तो न्यायालय उठने तक का कारावास होता है। वहाँ वारंट तैयार करना, वारंट जेल को भेजना आवश्यक ना होगा। अभियुक्त को ऐसे स्थान में जो न्यायालय निर्देश करे परिरुद्ध किया जा सकता है। अब वो तो अपराधी प्रवृत्ति का आदमी है, कोर्ट का कंटेम्प्ट कर रहा है, तो उसको अपन को निरुद्ध करना है तो 24 घंटे तक ये लोग रखते हैं, न्यायालय उठने तक रखते हैं। तो मोस्टली कभी आप देखने को मिल जाएगा कोर्टों में, अब ऐसा प्रचलन थोड़ा कम देखने को मिलता है। पहले क्या करते थे, जज साहब जो उल्लंघन करता है, जैसे गुटखा खा के पहुंच गए कोर्ट में, कंटेम्प्ट लगा देते थे। कुछ लोग बहुत ही स्ट्रिक्ट जज होते हैं तो वो इस तरह की कंटेम्प्ट लगा देते, तो वो उनसे कह देते हैं भाई वकील साहब से तो कुछ नहीं कहेंगे, निर्देश दे देंगे, नहीं कह पाएंगे उतना, लेकिन जो क्लाइंट होता है मतलब एक्यूज्ड होता है, तो एक्यूज होता है या विटनेस होते हैं, इनको एक मर्यादा में रहना पड़ता है कोर्ट के सामने। कई लोग उस मर्यादा का उल्लंघन करते हैं। आपसे रोका जा रहा है कि कोई भी ऐसे आपत्तिजनक शब्द नहीं बोलेंगे कोर्ट में, आप गाली गलौज कर रहे हैं, भली जज को नहीं कर रहे, तो यहाँ पे वो कंटेम्प्ट लगा देते हैं कि भाई ऐसा करो, इनको जो गार्ड है बाहर, गार्ड जहाँ बैठा है वहीं खड़ा कर दो, तो वो खड़ा रहता है वहाँ पे, कुछ और काम, या बोल देंगे जब तक कोर्ट चलता रहेगा तो नीचे बैठे यहाँ पे, तो कुछ भी ऐसी एक्टिविटी कर देते कि वहाँ जब तक कोर्ट चलता रहता है 10 से, मतलब मोस्टली जज लोग अगर देखा जाए तो 11-12 बजे के लगभग बैठ जाते हैं, तो इतने बजे से बैठते हैं तो 5 बजे तक 6 बजे तक इनका कोर्ट रहता है, तब तक वो कोर्ट के अंदर ही बैठा रहेगा, या कोई विशेष काम दे दिए उसको, ऐसे तो मोस्टली काम कुछ नहीं देते हैं, वर्किंग नहीं कराते, ये चीज़ सब। कारावास के दंडादेश का निष्पादन ये अपन ने देखा है 419 निष्पादन के लिए वारंट का निर्देशन। अब भार साधक अधिकारी को निर्दिष्ट करेंगे वारंट, जो भी भार साधक मतलब जेलर मीलर होगा जो, उसको दे देंगे वारंट, वो उसको रख लेगा, फ़ोटो वोटो खींचते हैं, नए कपड़े देते हैं, मेहमान आया है उसके कपड़े पुराने ले लेते हैं और सेल में भेज देते हैं उसको, जैसा जहाँ रखना है, संयुक्त सेल में रखना है या सॉलिडरी सेल में रखना है तो वो देख लेते वो लोग। वारंट किसको सौंपा जाएगा 420, जब बंदी जेल में परिरुद्ध किया जाना है तब वारंट जेलर को सौंपा जाएगा। ठीक है, ये तो अपन ही जानते हैं, कॉलेज गए तो क्लास टीचर को ही तो देना पड़ेगा अपना एडमिशन कार्ड, तभी वो क्लास में बैठने देगा, दूसरे को थोड़ी देंगे। तो ऐसे ही यहाँ पे जेलर को देंगे आप। जुर्माने का उद्घृणीय 421 से 424 तक जुर्माने की वसूली के बारे में बताया गया है। बस जनरल चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि इंटरव्यू में अगर आपसे टैग कर दी तो आप बता सकते हैं ये चीज़ें, ऐसा आप पढ़िए यहाँ पे, ये मत सोचिए कि यहाँ से ओटी आएगा, ओटी पॉसिबिलिटी कम है यहाँ से।
जुर्माना उद्घीत करने के लिए वारंट निकाला जाएगा। ये वारंट निकालेंगे कि भैया ये जुर्माना पेश कीजिए, आपके कोर्ट को जुर्माना देना है। अपराधी की किसी जंगम संपत्ति की कुर्की विक्रय द्वारा रकम को उद्घीत करने के लिए वारंट जारी कर सकता है। वारंट काहे के लिए निकलेगा कि सामने वाले की ज़मीन की कुर्की कर लो, जंगम या कुर्की, जंगम या संपत्ति की कुर्की कर लो। व्यतिक्रमी की जंगम या स्थावर संपत्ति दोनों से भू राजस्व के बकाया के रूप में उद्घीत करने के लिए रकम को जिले के कलेक्टर को प्राधिकृत करते हुए वारंट जारी कर सकता है। अब जिले के कलेक्टर के नाम वारंट वो आएगा, एक आदेश आएगा जिसमें वारंट भी अटैच होगा कि इस व्यक्ति का भू राजस्व के तौर पर वसूली कीजिए। अब जो मान लीजिए 50 रुपये लगता है, 20 रुपये, 10 रुपये, मेरे पापा कहते थे, अब गांव में जाते जाते 3-4 गांव उनके अंडर में थे, लेखपाल थे पापा, अभी रिटायर्ड हो गए हैं, इंचार्ज आरआई भी रहे हैं। आरआई उन्होंने ज्वाइन नहीं किया कि घर से बाहर जाना पड़ेगा, अपने घर के पास में ही थे, 20 किलोमीटर दूरी पर तहसील थी, वहीं पर उनका काम चलता रहता था। तो पापा कहते थे कि हम लोग क्या करते थे कि कई लोग जैसे जॉब के दौरान थे जब, तो हम क्या करते थे कि जैसे कई लोगों से परिचय हो जाता तो आपसे 50 रुपये थोड़ी मांगने आएंगे, तो रेवेन्यू हम ही भर देते थे। कई लोगों का रेवेन्यू पता चला 2-4-5 हज़ार आ रहा है गांव भर का, तो हम ही भर देते थे, नहीं जाते थे मांगने। क्या उतना मांगने जाएंगे, उससे ज़्यादा तो पेट्रोल ही लग जाएगा हमारा, तो खुद ही भर देते थे। बोले ऐसा चलता रहता है रेवेन्यू का सिस्टम, कई लोगों को पता नहीं है, उनका रेवेन्यू जमा हो रही है और चलता रहता है। अब 10 रुपये मांगने कौन जाए किसी किसान से, उससे ज़्यादा तो खर्च ही हो जाएगा, उसके पास जाएंगे कैसे मांगेंगे। चौकीदार को करेंगे हैंड ओवर, चौकीदार को भी तो कुछ मिलना चाहिए, पता 3,000 इकट्ठे किए उसने, कम रहता रेवेन्यू, तो फिर क्या होता है, चौकीदार को तो सारे दिन की मजदूरी नहीं मिली, तो फिर क्या करते, खुद ही भर देते, चलो ठीक है 2-3 हज़ार अपन ही भर देते हैं सरकार के में। किसी से का 2 लोगों से अगर ज़्यादा रेवेन्यू उगाही हुई तो उनसे बोल दिया, इधर नहीं बोलते, पता ही नहीं चलता गांव में कि रेवेन्यू भी कुछ होता है। मुझे तो नहीं चला आज तक, अभी पता चला कि रेवेन्यू भी होता है कुछ। MPLRC में पढ़ते तो ही समझ में आता है रेवेन्यू कुछ होता है। अब देखिए ये आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, बाकी धाराएं छोड़ देना है आपको। हाँ बिल्कुल, 425 पे आ जाइए। कोई ओटी नहीं बनते इनसे, आप चाहें एक बार पढ़ें और ओटी लगाएं। वारंट कौन जारी कर सकेगा, 425। अब किसी दंडादेश के निष्पादन के लिए प्रत्येक वारंट या तो उस न्यायाधीश या न्याय मजिस्ट्रेट द्वारा जिसके द्वारा दंडादेश पारित किया गया है, या उसके पदोत्तरवर्ती द्वारा जारी किया जा सकता है। तो सेम जज जारी करेगा या पदोत्तरवर्ती जारी करेगा, उसका जो उत्तराधिकारी आएगा वो जारी करेगा। ये आप थोड़ा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। निकल भागे सिद्ध दोष पर दंडादेश कब प्रभावशील होगा, 426। कोई व्यक्ति फरार हो जाता है, अपन ने वारंट के मामले में एक चीज़ पढ़ी थी कि वारंट जब तक खारिज नहीं किया जाता, रद्द नहीं किया जाता, या जब तक अरेस्ट नहीं कर लिया जाता, वारंट प्रवर्त रहता है, कई सालों तक प्रवर्त रहता है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि वारंट निकल गया तो वो लिमिटेशन है कि 6 महीने बाद अपने आप शून्य हो जाएगा, नहीं। जब तक वो पकड़ नहीं लिया जाता या जब तक रद्द नहीं कर दिया जाता, वारंट क्या होगा, 70(2) में लिखा है, 70 खंड 2 में ऐसा लिखा है। तो जिस कोर्ट को यहाँ पे लिखा है दंडादेश निष्पादन के लिए प्रत्येक वारंट, पहला या तो उस न्यायाधीश मजिस्ट्रेट द्वारा जिसने दंडादेश पारित किया है, या उसके पद उत्तरवर्ती द्वारा जारी किया जा सकता है, या पद उत्तरवर्ती द्वारा जारी किया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा। निकल भागे सिद्ध दोष पर दंडादेश कब प्रभावशील होगा, जब निकल भागे सिद्ध दोष को इस संहिता के अधीन मृत्यु, आजीवन कारावास या जुर्माने का दंडादेश दिया जाता है, तब ऐसा दंडादेश इसमें इसके पूर्वंतर विश्व बंदों के अधीन रहते हुए तुरंत प्रभावी हो जाएगा। तो दंडादेश प्रभावी होने की बात हो रही, जैसे ही दंड देते हैं, अपील वगैरह नहीं करोगे, आप कुछ नहीं करोगे, तुरंत प्रभावी हो जाएगा, तुरंत ही जेल में भेज दिया जाएगा। आपने देखा ना, अभी एक केस था, करप्शन एक्ट का केस था यहाँ सेशन कोर्ट का, सीनियर एक सर है मेरे, उनके साथ मैं जुड़ा रहा हूँ, तो मैं उनके साथ ही गया था, फाइनल आर्गूमेंट थी, उसमें क्या था, 311 का आवेदन प्रोसिक्यूशन ऑफिसर ने लगाया था, तो कुछ साक्षियों को एक्स्ट्रा बुलाया गया, उनकी परीक्षा की गई, तो सर ने भी 311 लगा दिया। तो जज साहब हंसने लगे, सर काय को खींच रहे हो, तो सर ने कहा सर 1 आध हफ्ते और कर दीजिए, और 1-2 लोगों को बुलाना चाहते हैं गवाही के लिए जो नहीं आए हैं। सर का ठीक है, 311 एक्सेप्ट कर लिया, उन्होंने गवाही दी,
फिर बहस हुई, वो डिसाइड था, पहले जज ने एक माइंड ही बना लिया था कि इसको जो सज़ा देना है, और सज़ा 3 साल से ज़्यादा की देना है करप्शन में, जिससे क्या हो हाई कोर्ट से ही अपील होने का प्रोविज़न है। हम लोग थे तो वो बंदा आया, क्लाइंट आया तो बड़ा ही डरा सहमा था कि आज पकड़ लिए जाएंगे तमाम चीज़ें। तो उस दिन न्यायालय ने कुछ नहीं कहा, मंडे को होगी कार्रवाई, मंडे को फाइनल जजमेंट सुनाया जाएगा। मंडे को आया, हम लोगों ने उससे बोल दिया ऐसा करना, आ जाना 12-1 बजे के आसपास आ जाना, और डरने की बात नहीं है, तुम्हारे पक्ष में भी निर्णय आ सकता है। पता तो चल ही जाता एडवोकेट को कि अपने पक्ष में आएगा कि नहीं आएगा, फिर भी अपन को बोलना पड़ता। गए, निर्णय सुनाया कोर्ट ने थोड़ी देर बाद, और कस्टडी में ले लिया उसको, तुरंत ही कस्टडी में ले लेते, कस्टडी में ले लिया, फिर वहाँ से कारागार भेज दिया गया। तो ये होता है। अब वो बंदा यहाँ पे जुड़ा है, मेरे फेसबुक अकाउंट से जुड़ा है, हमने कहा तो फेसबुक चलाओ, अंदर से धार्मिक भजन देखो, किस्मत में। अब प्रॉब्लम उसकी इतनी थी कि स्वास्थ्य सेवा से डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ था, 500 रुपये उसने रिश्वत के तौर पे ले लिए। अब कोई बोलता है कि उसकी कोई भाभी थी, उसने उसको फंसवा दिया था जानबूझ के कि इसकी नौकरी चली जाए, कुछ द्वेष भाव से। अब जो भी रीजन रहे वो अपन नहीं, वकील लोगों को क्या पता, अपन तो अपने प्रॉब्लम पर फेस जाना करते हैं। तो निकल भागे सिद्धदोष द्वारा पर दंडादेश कब प्रभावशील होगा? तुरंत प्रभावी होगा जब पकड़ लिया जाए। इसमें लिखा है जब निकल भागे सिद्धदोष को संहिता के दिन मृत्यु, आजीवन कारावास, जुर्माने का दंडादेश दिया जाता है, तब ऐसा दंडादेश इसमें इसके पूर्व बंदों के अधीन रहते हुए तुरंत प्रभावी हो जाएगा, तुरंत ही प्रभावी हो जाएगा। कुछ यहाँ पे किस्में दी गई हैं जो आपको थोड़ा देख लेना, इम्पोर्टेंट नहीं है। पहले से दंडादेश है अपराधी, फिर उसको दंड दिया जाता है, वो 427 बताती है। तो पहला भोगने के बाद दूसरा शुरू हो जाएगा। आजीवन कारावास में है और फिर से आजीवन कारावास दिया जाए, दोनों साथ साथ चलते हैं। इस तरह की बातें आपको ये सब पता है शुरुआती दौर में। 428 इम्पोर्टेंट है। अभियुक्त द्वारा भोगी गई निरोध की अवधि का कारावास के दंडादेश के विरुद्ध मुजरा किया जाना। अब देखिए मुजरा किया जाता है। संजय दत्त साहब ने 2.5 साल सज़ा भोग ली थी करीब, और 2.5 साल ही उन्होंने सज़ा काटी, जेल के अंदर गांधीगिरी करी। तो आपने देखा है ये क्यों, कितने सज़ा कोर्ट ने 5 साल की दी मान लीजिए, तो 5 साल में 2.5 साल वो व्यक्ति ट्रायल के दौरान जेल में रह चुका है, तो अगले 2.5 साल के लिए रखेंगे उसको, 2.5 साल रिड्यूस कर देंगे, घटा देंगे उसमें से। तो ये बात 428 बताती है, इसको मुजरा कहा। अब देखिए 430 बताती है दंडादेश के निष्पादन पर वारंट का लौटाया जाना। अब दंडादेश जेल में वारंट पहुंचा दिया गया है, व्यक्ति को जमा कर लिया है, तो निष्पादन करने वाला अधिकारी क्या करेगा? वारंट को स्वहस्ताक्षर सहित अपने साइन करेगा, पृष्ठांकन करेगा कि श्रीमान जी मैंने सुपुर्द कर दिया है, एग्जीक्यूट हो गया है, और उस न्यायालय को लौटा देगा जिसने वारंट निकाला। देखो ये भी प्रोसीडिंग होती है, अपन को पता नहीं चलती है। वारंट हो गया तो पकड़ ले गए, अरेस्ट कर लिया, उसके बाद क्या होता है, तो पुलिस वालों की जिम्मेदारी होती है कि पूरा हमारी सर्विस, कहीं भी आप नौकरी करेंगे ना तो सर्विस आपके डॉक्यूमेंटों पे चलेगी, हकीकत में डॉक्यूमेंटों पे। तो डॉक्यूमेंट हमें बड़े क्लीन रखना है, वहाँ पे अपनी कलम नहीं फंसाना। बोलते ना एक अधिकारी का सबसे अच्छा धर्म कलम नहीं फंसाना है। कलम फंसा दी आपने तो नौकरी गई आपकी। कलम बचा के चलना है, और जैसे चाहे रहो आप, अच्छे आदमी रहो, भ्रष्ट रहो, चलेगा, लेकिन कलम आपकी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। बहुत सोच समझ के कलम फंसाइए, तो लौटा दिया जाएगा। जिस धन का संदाय करने का आदेश दिया गया है उसका जुर्माने के रूप में वसूल किया जा सकेगा, 431 बोलती है। यहाँ पे आगे चलते हैं, दंडादेशों के निलंबन, परिहार, लघुकरण 432 से 435, ये धाराएं भी थोड़ी काम की है। देखिए यहाँ समुचित सरकार को पावर है, जैसे 72 में राष्ट्रपति को है, 161 में राज्यपाल को पावर है, लेकिन मृत्यु दंडादेश को अन्य दंड में परिवर्तित करने का पावर आपको पता है राष्ट्रपति को है, सिर्फ राज्यपाल को नहीं है 161 में। वही चीज़ यहाँ बताई गई 432 में। देखिए ये 432 क्या कहती है? जब किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए दंडादेश दिया जाता है तब समुचित सरकार किसी समय शर्तों के बिना ऐसी शर्तों का जिन्हें दंडादेश व्यक्ति स्वीकार करे, उसके दंडादेश के निष्पादन का निलंबन या तो दंडादेश उसे दिया गया है उसका पूरा या किसी भाग का परिहार कर सकती है। यहाँ समुचित सरकार को है कि कुछ लघुकरण कर सकती है, माफ़ कर सकती है, परिहार मतलब माफ़ करना भी यहाँ पे आता है, पूरा कर सकती है या किसी भाग को परिहार कर सकती है। अब देख रहे हैं ना,
इन धाराओं का उपयोग अपन को 2 अक्टूबर 26 जनवरी इस तरह के अवसरों पे पता चलता है। 2 अक्टूबर 26 जनवरी 15 अगस्त ऐसे अवसरों पे अपन को इस तरह की जो दंडादेश की क्षमादान है इसके बारे में पता चलता है। जब कभी समुचित सरकार के दंडादेश के निलंबन या परिहार के लिए आवेदन किया जाता है तब समुचित सरकार उस न्यायालय के पीठासीन न्यायाधीश से जिसके समय दोष सिद्धि हुई थी उसके द्वारा उसकी पुष्टि की गई थी अपेक्षा कर सकेगा कि वह आवेदन मंजूर किया जाए या ना मंजूर किया जाए। तो यहाँ पे देखिएगा दंडादेश को लघुकृत कम या कुछ भी करने का पावर किसको है, समुचित सरकार को है। ये आपको सब इसमें 432 का मार्जिनल नोट ध्यान देना कि दंडादेश का निलंबन परिहार करने की शक्ति कौन सी सेक्शन बता दी, 432। किसको पावर है ये, समुचित सरकार को। बस 2 ही क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं और कुछ नहीं बनते। प्रोसीजर है 433, इसको भी इम्पोर्टेंट लगाइएगा आप, ये पूरी धारा इम्पोर्टेंट है, चारों खंड इम्पोर्टेंट हैं इसके, ओटी बनते हैं इसमें से, एक आध ओटी आ सकता है आपके एग्जाम में। समुचित सरकार दंडादेश व्यक्ति की सम्मति के बिना, दंडादेश के लघुकरण की शक्ति बताई गई। समुचित सरकार दंडादेश व्यक्ति की सम्मति के बिना मतलब उसकी कंसेंट के बिना क्या कर सकता है, देखिए मृत्यु दंडादेश का किसी अन्य दंड के रूप में लघुकरण कर सकता है। ये डिसाइड नहीं है किस दंड में लघुकरण कर सकता है। मान लीजिए 1 वर्ष भी कर सकता है समुचित सरकार मृत्यु दंडादेश को, आजीवन कारावास कर सकता है, 14 वर्ष 10 वर्ष कर सकता है, उसको जैसा लग रहा है ये कर सकता है यहाँ पे। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि आजीवन कारावास के दंडादेश का 14 वर्ष से अनधिक की अवधि के कारावास में या जुर्माने के रूप में लघुकरण कर सकता है, 14 वर्ष के रूप में, और कठिन कारावास का सादा कारावास के रूप में या जुर्माने के रूप में लघुकरण कर सकता है। और सादा कारावास का चौथा खंड है जुर्माने के रूप में लघुकरण कर सकता है। तो ये थोड़ा आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि मृत्यु दंड का किसी अन्य दंड में, आजीवन कारावास का 14 वर्ष के कारावास में या जुर्माने के रूप में, कठिन कारावास का सादा कारावास में या जुर्माने में, और सादा कारावास का जुर्माने में लघुकरण कर सकता है कौन, समुचित सरकार। 433 से कुछ मामलों में छूट या लघुकरण की शक्तियों पर निर्बंधन। तो ये धारा भी थोड़ी इम्पोर्टेंट है कि जहाँ किसी व्यक्ति को ऐसे अपराध के लिए जिसके लिए मृत्यु दंड विधि द्वारा उपबंधित दंडों में से एक है, मृत्यु दंड है और अन्य दंड भी दिए जाते हैं, ऐसा कोई अपराध है मान लीजिए, आजीवन कारावास का दंडादेश दिया गया है, एलआई के दंडादेश दिया गया है, ठीक है। धारा 433 के अधीन किसी व्यक्ति को दिए गए मृत्यु दंडादेश का आजीवन कारावास के रूप में लघुकरण किया गया है। देखो या तो आजीवन कारावास दिया है जहाँ मृत्यु दंडादेश भी है और आजीवन कारावास दिया गया है, या आजीवन कारावास के रूप में लघुकरण किया गया है मृत्यु दंडादेश का, वहाँ ऐसा व्यक्ति कारावास से तब तक नहीं छोड़ा जाएगा जब तक कि उसने 14 वर्ष का कारावास पूरा न कर लिया हो। अब यहाँ पे एक चीज़ समझ में आ रही है आपको कि मतलब आजीवन कारावास, मृत्यु दंडादेश को अगर आजीवन कारावास में लघुकरण करते हैं या किसी अन्य दंड में लघुकरण करते हैं तो कम से कम 14 वर्ष तो आपको जेल में भोगनी है, 14 वर्ष के पहले नहीं छोड़ा जाएगा। ऐसा होगा तो मनमानी हो जाएगी, अराजकता हो जाएगी, सब लोग अपने अपने लोगों को 1-1 साल की सज़ा दे के बाहर करवा लेंगे। तो कम से कम 14 वर्ष तक आपको कारावास भोगना ही पड़ेगा, तभी बाहर निकलेंगे, आजीवन कारावास के मामले में और मृत्यु दंडादेश के मामले में। कब, जब मृत्यु दंडादेश और आजीवन कारावास दोनों दिए जाते हों, आजीवन कारावास दिया गया या मृत्यु दंडादेश का लघुकरण करके आजीवन कारावास किया गया है, तब इस लघुकरण में कम से कम 14 साल आपको भोगना पड़ेंगे तो ही आप बाहर निकल सकते हैं। मतलब 14 साल कैसे, मान लीजिए आजीवन कारावास की सज़ा हुई, अब मान लीजिए 40 साल का आदमी है, 50 साल का आदमी है, अब 14 साल के बाद मान लीजिए 50, 60, 65 साल का हो गया वो, अब 65 साल में अक्षम टाइप का हो गया है, तो 15 अगस्त 26 जनवरी को छोड़ दे कि जाने दो, बीमार है वैसे भी। तो इस तरह की ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। अब मृत्यु दंडादेश की दशा में केंद्रीय सरकार की समवर्ती शक्ति है। देखिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार दोनों को पावर है, समुचित सरकार है तो समवर्ती पावर है ही है, अपन लोग जानते ही हैं। 35 छोड़ देना, 435 यहाँ पे आते हैं जमानत और बंद पत्रों के बारे में आते हैं, चैप्टर नंबर 33 के ऊपर 436 से आगे। देखिए 436 कहती किन मामलों में जमानत ली जाएगी,
तो यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी है, तो इनका कहने का मतलब है अगर जमानती अपराध है तो जमानत दे दी जाएगी। यही कहना चाहता है, एक नियम है 36 का, जमानती अपराध है तो जमानत दे दी जाएगी। इसको साधिकार जमानत बोलते हैं। जब अजमानती अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से भिन्न व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति कौन सा होगा? अजमानती अपराध से भिन्न व्यक्ति कौन सा होगा? जमानती अपराध वाला व्यक्ति। उल्टा बता रहे हैं ना, ये नेगेटिव में बोल रहे हैं। पुलिस थाने के बाहर साधक अधिकारी द्वारा वारंट के बिना गिरफ्तार या निरुद्ध किया जाता है या न्यायालय के समक्ष हाजिर होता है, लाया जाता है, और जब ऐसे अधिकारी की अभिरक्षा में है उस बीच किसी समय या ऐसे न्यायालय के समक्ष कार्रवाई के किसी प्रक्रम में जमानत देने के लिए तैयार है, तब ऐसा व्यक्ति जमानत में छोड़ दिया जाएगा। जमानती अपराध में जमानत देने को तैयार है व्यक्ति तो छोड़ देंगे, बॉन्ड भरवा लेते, बंदी भरवा लेते, अपन छुड़वा लेते हैं, तो ये छोड़ दिया जाएगा। वो यही बात तो लिखी है यहाँ पे। आज जमानती अपराध है तो कहाँ से देंगे जमानत? नहीं देंगे, वहाँ तो कंडीशनल जमानत मिल सकती है। जमानती में तो आपका अधिकार ही है जमानत। जैसे जमानती वारंट आता है तो वहाँ पे प्रतिभूति दे दीजिए, पुलिस वाला छोड़ देगा आपको, इस तरह रहता है। परंतु यदि अधिकारी या न्यायालय ठीक समझते हैं तो वह ऐसे व्यक्ति को से जमानत लेने के बजाय इसके पश्चात उपबंधित प्रकार से अपने हाजिर होने के लिए प्रतिभूतियों रहित बंदपद निष्पादित करने पर उन्मोचित कर सकेगा। यदि ऐसा व्यक्ति निर्धन है तो जमानत देने में असमर्थ है तो उन्मोचित कर सकेगा। अब देखिए, प्रतिभूतियों रहित बंदपद पर उन्मोचित कर सकेगा। अब देखिए, अकिंचन है तो अकिंचन, देखिए हफ्ते भर जमानत नहीं दे पाता तो उसे अकिंचन मान लिया जाता है, तो उसको भी छोड़ देगा, अकिंचन को जमानत देने में जो असमर्थ है। ये काफ़ी व्यापक चीज़ें हैं, तो इसको आप थोड़ा थोड़ा समझिएगा। अगर ये समझ लिया आपने जमानत का चैप्टर, तो कोर्ट की काफ़ी चीज़ें अपनी क्लियर होने लगती हैं। मैं आपको बताऊं स्पष्टीकरण। अब देखो, निर्धन व्यक्ति कौन कहलाएगा? जिसको अपन बिना ही बंदपद भरवाए छोड़ देंगे जमानत पे। स्पष्टीकरण में लिखा है, जहाँ कोई व्यक्ति अपनी गिरफ्तारी के तारीख के 1 सप्ताह के भीतर जमानत देने में असमर्थ है। 1 सप्ताह ध्यान रखिएगा। ऐसा व्यक्ति है, जमानती अपराध किया है उसने और उसको अरेस्ट किया गया है और वो 1 हफ्ते तक जमानत नहीं ले पा रहा है, जमानती अपराध है, मतलब जबरन भीड़ बढ़ रही है कोर्ट जेलों के अंदर। वहाँ अधिकारी या न्यायालय के लिए अवधारणा करने का पर्याप्त आधार होगा कि वह इस परंतु के प्रयोजनों के लिए निर्धन व्यक्ति है। अब यहाँ प्रॉपर्टी मायने नहीं रखेगी, ध्यान दीजिएगा कि प्रॉपर्टी आपको बताया कि आप प्रॉपर्टी के अनुसार निर्धन है। निर्धन इसलिए हैं कि वो आप क्या कर रहे हैं, 1 हफ्ते तक जमानती अपराध में जमानत नहीं ले पा रहे। बताओ, जहाँ पे इजीली मिल जाती कि आप बस टोकन दो और बाहर जाओ, मशक्कत नहीं करनी पड़ती आपको। तो ये चीज़ है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। 1 सप्ताह तक नहीं कर पाता तो निर्धन व्यक्ति माना जाएगा। परंतु यह और की धारा की कोई बात, धारा 116(3), 446(a) के उपबंधों पर प्रभाव डालने वाली न समझी जाएगी। सदाचार परिशांति हेतु बॉन्ड भरवाया जाता है 116(3) में, और 446 में बॉन्ड का रद्दकरण किया जाता है। अब रद्द कर दिया गया तो नया बॉन्ड आपको भरना पड़ेगा, जमानत नहीं दी जाएगी। ये सब आपको करना पड़ेगा। इम्पोर्टेंट फैक्ट इसका यही है। 436(a) में आ जाइए, अधिकतम अवधि जिसके लिए विचाराधीन कैदी निरुद्ध किया जा सकेगा। अब देखिए, इस पर बहुत सारा इंटरप्रिटेशन आया, आप इसकी किताब पढ़िएगा, किताब में कमेंट्री पढ़िएगा। एक अपराध है जिसके लिए 10 साल की सज़ा है, CRIPC में डिफाइन है, 10 साल का कारावास दिया जाएगा। आपने ट्रायल करना शुरू किया, अब कितने समय तक आप ट्रायल के दौरान एक व्यक्ति, मान लीजिए 5 साल से केस चल रहा है, जजमेंट ही नहीं हुआ, अपील हो गई, फिर दूसरी अपील हो गई, वही चल ही रहा है, तो कब तक कस्टडी में रख सकते हैं आप? तो इसको यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है इस धारा में कि अधिकतम अवधि 436 से जिसके लिए विचाराधीन कैदी निरुद्ध किया जा सकता है। जहाँ कोई व्यक्ति किसी विधि के अधीन किसी अपराध के, जो ऐसा अपराध नहीं है जिसके लिए उस विधि के अधीन मृत्युदंड एक दंड के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, मतलब मृत्युदंड नहीं होना चाहिए दंड के रूप में, ये आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अन्य कोई दंड हो सकता है। इस संहिता के अधीन अन्वेषण जांच विचारण की अवधि के दौरान कारावास की उस अधिकतम अवधि के जो उस विधि के अधीन उस अपराध के लिए विनिर्दिष्ट की गई है, आधे से अधिक की अवधि के लिए निरोध भोग चुका है, मतलब 10 साल से 5 साल कस्टडी में रह चुका है, वहाँ प्रतिभूतियों सहित या रहित व्यक्तिगत बंदपद पर न्यायालय द्वारा छोड़ दिया जाएगा।
देखो ये जमानत का आधार हो सकता है कि मान लीजिए आधी सज़ा वो भोग ली है उसने ट्रायल के दौरान, जमानत मिल जाएगी। अभी जमानत नहीं मिलेगी, अब जमानत दे दी जाएगी। लेकिन इसके दो अपवाद हैं, दो परंतुक हैं, दो अपवाद हैं। ये अपवाद बताते हैं। पहला अपवाद है परंतु न्यायालय लोक अभियोजक को सुनवाई के पश्चात उन कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे ऐसे व्यक्ति के उक्त आधी अवधि से दीर्घ अवधि के लिए निरोध जारी रखने का दंडादेश दे सकता है, आदेश कर सकता है, जो प्रतिभूति पर छोड़ा गया है। अब प्रोसिक्यूशन ऑफिसर कहता है साहब ये बहुत खतरनाक है, बाहर जाएगा, पूरे गवाहों को डिस्टर्ब कर देगा, मार भी सकता है। साहब कहते हैं जमानत के आंसर खारिज, अंदर डालो इसको। आधी भोग लिए, अब इससे ज़्यादा भी भोगने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको युक्ति कारण होता है, हर जगह तो विरोध करता है प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, तो अपन को वो विरोधी बनना है, क्या करें। सिस्टम को सुधारना है, समाज को सुधारना है, तो जितना जज का काम है उससे ज़्यादा एडीपीओ का भी काम है, मैं आपको बताऊं। दूसरा अपवाद है परंतु ऐसा व्यक्ति अन्वेषण जांच विचारण की अवधि के दौरान उस विधि के अधीन उक्त अपराध के लिए उपबंधित कारावास की अधिकतम अवधि से अधिक के लिए किसी भी दशा में निरोध नहीं किया जाएगा। 10 साल से ज़्यादा तो ना रख पाएंगे जेल के अंदर। अब 10 साल की सज़ा होती है, ट्रायल चल ही रहा है, 10 साल बीत गए हैं, आप 10 साल 1 दिन हो गया तो रख सकते? नहीं रख सकते, छोड़ना ही पड़ेगा, हर हालत में छोड़ना ही पड़ेगा। यहाँ भी हो सकता है बंद पद भरवाएं, अपना पर्सनल बंद पद भरवाएं सामने वाले से और उसको रखें, छोड़ना ही पड़ेगा, ये ध्यान दीजिएगा। 437 में आ जाएंगे, अजमानती अपराध की दशा में कब जमानत ली जा सकेगी। अजमानती अपराध, देखिए यहाँ कंडीशनल जमानत के बारे में बात की गई कि सशर्त जमानत की बात करता है। 437(3) में बताया गया है कि यहाँ पे कुछ शर्तों के अधीन किसी को जमानत पे छोड़ा जा सकता है, सशर्त जमानत। किससे में? 437(3) में। इसको अपन थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, हालांकि ये चीज़ें मैंने आपको सारी बता दी हैं, तो मेरे ख्याल से ना पढ़ो तो बेहतर है। इसको आप देख लीजिएगा, सशर्त जमानत के संबंध में प्रोविज़न कहाँ है, 437 खंड 3 के अंतर्गत है। देखिए यहाँ पे कौन कौन सी शर्तें लगाते हैं। न्यायालय यह शर्त अधिरोपित कर सकेगा जमानत देते समय, ऐसा व्यक्ति इस अध्याय के लिए निष्पादित बंद पद की शर्तों के अनुसार हाजिर होगा, कि आपको हाजिर होना पड़ेगा। ऐसा व्यक्ति उस अपराध जैसा जिसको करने का उस पर अभियोग या संदेह है कोई अपराध नहीं करेगा, वैसे ही अपराध नहीं करेगा। ऐसा व्यक्ति उस मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिए मनाने के वास्ते प्रत्यक्षता या अप्रत्यक्षता उसे कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा या साक्ष्य को नहीं बिगाड़ेगा। अन्य शर्तें, तो ये देखिए इस तरह की शर्तें न्यायालय देगा अजमानती अपराध में देगा जमानत देते समय। तो यहाँ पे क्या करेगा, ऐसी शर्तें लगा देगा। जैसे अभी हम लोगों ने एक अनुज को तो पता है बेल कराई थी 400 उसमें SC/ST एक्ट में, तो उन्होंने बेल दी थी, अजमानती अपराध होता है तो उसमें बेल दी थी, तो बेल में ये कंडीशनें लिखी हुई थी वहाँ पे कि इस तरह की कंडीशनें आपको पालन करना है, जब बुलाया जाए कोर्ट में आना, अगर नहीं आएंगे तो क्या होगा, अरेस्ट वारंट इशू हो जाएगा, बॉन्ड जब्त हो जाएगा। 437 अगले अपीलीय न्यायालय में अभियुक्त के उपसंजात होने की अपेक्षा करने के लिए जमानत। अब देखिए लोअर कोर्ट भी जमानत ले सकते हैं, जैसे आप सेशन कोर्ट में जमानत को आवेदन लगा दो, हाई कोर्ट जा रहे हैं कि आपको उपसंजात होने के लिए क्या करना है, जमानत ले सकते हैं कि अगले अपीलीय न्यायालय में अपील करना चाहते हैं आप, तो यहाँ जमानत मिल सकती है 437 के अंदर। प्रतिभूतियों सहित बंद पत्र आपको देना पड़ेगा, जमानत आपको दे दी जाएगी। 438 गिरफ्तारी की आशंका करने वाले व्यक्ति की जमानत मंजूर करने के लिए निर्देश। हमने पुरानी पिक्चरों में देखा है, मान लीजिए कोई अमरीश पुरी थे, अच्छे अभिनेता थे, उनको अरेस्ट करने के लिए आए, विलन है वो पिक्चर में, पुलिस वाले आते हैं अपराध होने के जस्ट बाद ही, सीधे घर पे आते हैं, अरेस्ट कर लो। तो उनका वकील रहता है, बोले रुकिए पहले एक कागज़ देख लीजिए, वो कागज़ देखते हैं, चले जाते हैं, आज तो मैं छोड़ रहा हूँ, अब नहीं छोड़ूंगा, आगे कोई अपराध में आने दो फिर देखता हूँ। अब यहाँ पे एक चीज़ आप थोड़ा समझिएगा कि क्या होता है, अरेस्ट करने के पहले ही छोड़ दिया जाता है। कोई रिपोर्टेड व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं, अग्रिम जमानत आवेदन लगाते हैं। तो अग्रिम जमानत का आवेदन लगता कहाँ है, पहला क्वेश्चन तो यही आता है। 438 अग्रिम जमानत से संबंधित है, हाई कोर्ट और सेशन न्यायालय में ये आवेदन लगता है। अजमानती अपराध
किया गया है, इसका अभियोग लगाए जाने की संभावना आपको लग रही है, तो आप क्या करेंगे, हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन कर देंगे कि श्रीमान जी आपकी शर्तें हम मानने को तैयार हैं, जब आना होगा मैं कोर्ट में आऊँगा, हाजिर होऊंगा और मेरे ऊपर झूठा प्रकरण बनाया गया है, मुझे अरेस्ट होने के पहले ही छोड़ा जाए, सामाजिक प्रतिष्ठा तमाम चीज़ें, तो यहाँ पे अग्रिम जमानत मिल जाता है। कुछ शर्तें सम्मिलित कर सकता है जिसके अंतर्गत आ सकती हैं हाई कोर्ट सेशन न्यायालय के लिए विशिष्ट मामलों में, कि वह व्यक्ति पुलिस अधिकारी द्वारा पूछे जाने वाले परिप्रश्नों का उत्तर देने के लिए उपलब्ध होगा। देखिए ये शर्तें हैं। उस मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय या पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिए प्रत्यक्ष अपेक्षा उत्पीड़न धमकी वचन नहीं देगा, साक्षियों को नहीं तोड़ेगा, न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना भारत छोड़कर नहीं जाएगा। देखिए क्राइम पेट्रोल में बोलते हैं, अच्छा आप सस्पेक्ट हैं, भारत छोड़ के मत जाइएगा, आप कहीं जा नहीं सकते विदेश, तो ये मान लीजिए अग्रिम जमानत मिल जाती है, उनके वकील ने ले ली है, तब वहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे देते हैं, कई बार पुलिस वाले बोल देते हैं, कोर्ट में बता दिया जाता है। अन्य शर्तें जो 437(3) के अधीन अधिरोपित की जाए, तो 437(3) की शर्तें अधिरोपित की जाएंगी, वो भी हो। लेकिन यहाँ पे एक सब क्लॉज 4 जोड़ी गई जो आपको थोड़ा ध्यान देना है विशेष तौर पे। अभी क्या है, नई अमेंडमेंट करके जोड़ा गया है, 2018 में अमेंडमेंट द्वारा जोड़ी गई सब क्लॉज 4। ये कहती है इस धारा की कोई बात आईपीसी की धारा 376 की उपधारा 3 या 376 AB 376 DA DB के अधीन क्या है, अपराध किए जाने के अभियोग पर किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी की दशा में लागू नहीं होगी। देखो बलात्कार के मामलों में अग्रिम जमानत नहीं दी जाएगी, कहने का तात्पर्य इन विशेष धाराओं में। आगे बढ़ते हैं, 439 पे आ जाते हैं। जमानत के बारे में उच्च न्यायालय सेशन न्यायालय के विशेष पावर, स्पेशल पावर दिए गए हैं। 439 के अंतर्गत स्पेशल पावर के आधार पर आप जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें भी एक फर्स्ट क्लॉज के बाद एक परंतु जोड़ा गया है और क्लॉज 1A जोड़ी गई है। इन दोनों चीज़ों को अपन को थोड़ा ध्यान देना है। परंतु कहता है कि सेकंड परंतु जोड़ा गया है फर्स्ट क्लॉज में, उच्च न्यायालय सेशन न्यायालय किसी ऐसे व्यक्ति की जो आईपीसी की धारा 376(3), 376AB, 376DA DB के अधीन विचारणीय किसी अपराध का अभियोग थे, जमानत लेने के पूर्व जमानत के आवेदन की सूचना, ऐसे आवेदन की सूचना की प्राप्ति की तारीख से 15 दिन की अवधि के भीतर लोक अभियोजक को देगा। अब जमानत का आवेदन किया जाता है विशेष अनुमति से विशेष पावर के अधीन 439 में, तो लोक अभियोजक को 15 दिन के भीतर ऐसी सूचित किया जाएगा। एक और सब क्लॉज 1A जोड़ी गई है, तो ये आपको थोड़ा देखना है। 440, 441 यहाँ पे कोई सेक्शन नहीं आती हैं आपकी, इनको आप बिल्कुल छोड़ दीजिएगा, आप चाहे पढ़ सकते हैं। 446A पे आ जाएंगे, बंद पत्र और जमानत पत्र का रद्दकरण। बंद पत्र जमानत पत्र का रद्दकरण, यहाँ पे बंद पत्र किसी मामले में हाजिर होने के लिए और शर्त के भंग होने के कारण संपूर्ण कर लिया जाएगा। ये अपन को पता ही है, बंद पत्र की शर्तों का पालन नहीं करो, आओ नहीं तो जब्त कर लिया जाएगा, अरेस्ट करवा लेंगे। तो ये 446 ये बोलती है। 447 कहते हैं प्रतिभूतिया के दिवालिया हो जाने। अब देखिए आपके केस में मैंने जमानत दी है, बी नामक व्यक्ति ने जमानत दी है, हम लोग जमानतदार बने हैं आपके, कोई दिवालिया हो जाता है, कोई मर जाता है, मान लो बी मर गया है, या बंद पत्र का संपूर्ण हो जाने, बंद पत्र जब्त हो गया, तो क्या होगा। तो यहाँ पे 447 ये कहती है प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट क्या करेगा, नई प्रतिभूति की मांग करेगा कि आप नए सिक्योरिटी लेके आओ। ये तो दिवालिया हो गया, वो तो बी तो मर गया, अब नए सिक्योरिटी लाओ, नए सिरे से बंद पत्र दो आप हमें, तो हम वैलिड मानेंगे। तो ये चीज़ 447 में बताई गई है। अब देखिए 448 है अबैक्स से अपेक्षित बंद पत्र। अब अबैक्स से क्या बॉन्ड भरवा सकते हैं अपन, तो ये 448 बताती है कि यदि बंद पत्र निष्पादित करने के लिए किसी न्यायालय या अधिकारी द्वारा अपेक्षित व्यक्ति अवयस्क है, माइनर है, तो वह न्यायालय अधिकारी उसके बदले में केवल प्रतिभू या प्रतिभुओं द्वारा निष्पादित बंद पत्र स्वीकार कर सकता है। केवल प्रतिभू द्वारा निष्पादित बंद पत्र स्वीकार कर सकता है, ये आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा।
एक मिनट कंटिन्यू करते हैं। भाई चलिए, रिकॉर्डिंग चल रही है, पता नहीं किसका मैसेज आया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। संपत्ति के बैन के संबंध में तो ये आप देख लीजिए, डिस्पोजल किया जाता है जो सोना चांदी डंडे कपड़े वगैरह होते हैं, आर्म्स होते हैं, अपराध से संबंधित, उनके बैन के लिए यहाँ पे व्यवस्था की गई 451 से 459 तक। देखो 453 कहती है अभियुक्त के पास मिले धन का निर्दोष क्रेता को संदाय किया जाना। किसको? निर्दोष क्रेता को दिया जाएगा। मान लीजिए किसी ने चोरी की है, अब जिसका सामान है उसको अपन लौटा देंगे। ये बात ये बोलती है कौन सी? 453। अपील करने का अधिकार 454 में दिया गया है, आदेशों के विरुद्ध अपील। अब जो सामान लिया गया है अगर वो आपका है तो आप यहाँ पे अपील कर सकते हैं कि वो सामान दिलाया जाए, या आदेश से दुखी है तो अपील कर सकते हैं। अपमान लेखीय और अन्य सामग्री नष्ट किया जाना 455 बताती है। स्थावर संपत्ति पे आप कब्जा करके बैठे थे, अपराध के तहत थे, तो ये 456 धारा है, तो ये कब्जा लौटाने की शक्ति देती कोर्ट को कि आप कब्जा लौटा दिया जाए। आदेश देने के 1 माह के भीतर कब्जा लौटा दिया जाए। संपत्ति के अभिग्रहण पर पुलिस द्वारा प्रक्रिया सुपुर्दगीनामा बनाया जाता। देखिए हम 457 की बात करते हैं, कोई चीज़ जब्त कर दी है, मान लीजिए कार जब्त की गई अपराध से, तो कार के लिए आपको यहाँ पे शपथ पत्र वगैरह तमाम चीज़ें देनी पड़ती, फिर ये सुपुर्दगीनामा आपका बनाया जाता है। जब्तीनामा बोलते हैं इसको, ये बनाया जाता है, फिर जब्त कर ली जाती है कार वगैरह अपराध से संबंधित है। जहाँ 6 माह के अंदर कोई दावेदार हाजिर ना हो, वहाँ प्रक्रिया क्या होगी? अब 6 माह मामला चल गया है, डिस्पोजल हो गया है, अब ये कहा गया है जिसकी प्रॉपर्टी है वो अपना दावा कर दे और ले जाए, प्रॉपर्टी सरकार के अधीन है। 6 माह तक कोई आता ही नहीं है, ऐसा कई बार होता है, क्रिमिनल मामलों में कोई नहीं आता ज़्यादातर, तो स्टेट गवर्नमेंट के अधीन हो जाएगी, स्टेट सरकार के खाते में वो पैसे पहुँच जाएंगे, विक्रय कर दिया जाएगा। बिनेश्वर संपत्ति को बेचने की शक्ति 459 इम्पोर्टेंट है। ऐसी संपत्ति है जिसका मूल्य 500 रुपये से कम है और नष्ट हो सकती है शीघ्र, तो क्या करेगा कोर्ट? ऐसी संपत्ति को बेच देगा, बेचने का आदेश कर देगा। ये 459 बता दी, 500 रुपये से कम मूल्य की होना चाहिए, बस ये आपको ध्यान देना है। किसी भी समय विक्रय कर सकता है, निर्देश दे सकता है, किसी भी समय विक्रय कर सकता है। चैप्टर 35 है अनियमित कार्रवाई 460 से 466 तक में बताई गई हैं, तो इसको अपन थोड़ा देखते हैं। देखिए 460 कहती है बेअनियमितताएं जो कार्रवाई को दूषित करती हैं। अब देखिए कुछ काम आपको दिए गए हैं, जजों को दिए गए हैं, जो काम करना है उन्हें, उससे बाहर अगर जाएंगे तो वो काम उनके नहीं माने जाएंगे। जैसे यहाँ बताया गया है कि केवल इस आधार पर कि वह ऐसे सशक्त नहीं था, पास नहीं किया जाएगा। तो अगर अपने कर्तव्यों से आगे बढ़ के काम कर देता है कोई अधिकारी और अथॉरिटी नहीं है, फिर भी ये वैलिड माना जाएगा, वैलिड माना जाएगा। 460 बताती है। और 461 बताती है कि कर्तव्यों से आगे जो उसको पावर दिए गए, पावर से आगे कार्य करता है और वो कर देता है जो उसको ऑथराइज नहीं किए गए हैं। जैसे जहाँ पर डीएम को पावर है वहाँ पर तहसीलदार पावर यूज कर देता है तो वो मान्य नहीं होगा। ये 461 बताती है कि दूषित मानी जाएगी, उसको शून्य मान के चला जाएगा, कैसे वो अप्रोप्रिएट अधिकारी नहीं है। और नीचे बताइए कुछ पावर हैं जो बढ़ के यूज कर देते अधिकारी, वो वैलिड मान लिए जाते, वो 460 बताती है। जैसे 94 के अधीन तलाशी वारंट जारी करना, 155 के अधीन आदेश करना, मृत्यु समीक्षा करना आदि, कुछ यहाँ पे क्षमादान करना, इस तरह के कुछ मामले हैं जिन पे पावर अगर कोई यूज कर देता तो दूषित नहीं होगी, वैलिड माना जाए। 461 के तहत कोई वो है जैसे भरण पोषण का आदेश करना, परिशांति सदाचार के लिए बॉन्ड भरवाना, देखो निर्धारित लोगों से भरवाए जाते हैं, कोई अन्य पदाधिकारी कर देता है तो ये शून्य हो जाएंगे। डाकतार प्राधिकारी से अपेक्षा करना, चीज़ वस्तु पेश करना, कुर्की करना, विक्रय करना, संचिप्ता विचारण करना, तो ये विनिर्दिष्ट व्यक्ति ही करेंगे, उससे नीचे वाले व्यक्ति अगर करते हैं तो शून्य माना जाएगा ऐसी कार्रवाई को। ये आप थोड़ा ध्यान दीजिए। अनियमित कार्रवाई को यहाँ पे चैलेंज करते हैं, कई बार क्या है निचला कोर्ट नहीं समझ पाता है
और मामले सुन लेता है तो अपन यहाँ पे 460 461 का उल्लेख करके मामले को नए सिरे से सुने जाने की मांग कर सकते कि आप सक्षम ही नहीं है तो कैसे सुन सकते हैं आप। गलत स्थान में कार्रवाई का प्रभाव क्या होगा? अगर न्याय नहीं हो पाया, गलती हुई है, तो फिर यहाँ पर कार्रवाई को शून्य कर दिया जाएगा, नए सिरे से कार्रवाई की, अन्यथा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 463 कहती है कि संस्वीकृति ठीक कर सकते हैं, यहाँ पे कोई समाधान हो जाता है तो यहाँ पे 164 281 के उत्तरों का अनुपालन किया जाएगा। आपको सूचित करना पड़ेगा, कोई भी बयानबाजी लिखवाएंगे तो सारी जानकारी देनी पड़ेगी। आरोप ठीक कर सकते हैं, आरोप विरचित न करने या उसके प्रभाव में गलती का प्रभाव क्या होगा? तो निर्णय देने के पहले कभी भी आरोप आप सुधार कर लीजिए, यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। 465 निष्कर्ष दंडादेश कब गलती अनियमितता के कारण उलटने योग्य होंगे? जब न्याय नहीं हो पाया है, ऐसी कंडीशन बन रही तो उलटने योग्य हो जाएंगे वो। त्रुटि या गलती के कारण कुर्की का अवैध ना होना, तो कुर्की हमेशा वैलिड होती है, चाहे कोई गलती ही क्यों ना हो गई हो, अवैध नहीं होगी। लास्ट चैप्टर 36 37 है, इसको भी जल्दी सुन लीजिए, कुछ धाराएं हैं अपन जल्दी डिस्कस कर लेते हैं। कुछ अपराधों का संज्ञान करने के लिए परिसीमा। अब देखिए कुछ अपराधों का संज्ञान करने के लिए परिसीमा क्या है, इसको भी अपन थोड़ा देख लेंगे। हाँ, ध्यान दीजिए। जनरल परिसीमा के बारे में 467 बोलते, परिसीमा समाप्ति के बाद पश्चात अर्जन ना होगा। देखो 6 माह से काल परिसीमा होगी जहाँ केवल जुर्माने से दंड नहीं है, तो 6 माह के अंदर आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी। 1 वर्ष होगी जहाँ पे 1 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय मामला है। 3 वर्ष होगी जहाँ 1 वर्ष से 3 वर्ष तक से कारावास से दंडनीय मामला है। कठोरतम और कैसे भी यहाँ पे दंडादेश दिया जा सकता है। 3 वर्ष से अधिक के लिए अनलिमिटेड है, कभी भी आप कर दो केस, FIR कर दो, लेकिन इस दौरान आपको कार्रवाई कर देना है, नहीं करेंगे तो बाद में कार्रवाई नहीं करने दी जाएगी। जुर्माने में 6 माह, 1 वर्ष के कारावास में 1 वर्ष, 1 वर्ष से 3 वर्ष में 3 वर्ष, 3 वर्ष से ज़्यादा में क्या होगा, कितनी भी कार्रवाई हो सकती है, यहाँ लिमिटेशन नहीं है CRPC में। कब से प्रारंभ होगी, कब बनेगी, अपराध की तारीख से प्रारंभ होगी, इस तरह यहाँ पे वर्णन किया गया 469। कुछ दिशाओं में समय का आवर्जन, अब यहाँ पे लिमिटेशन एक्ट की धारा 15 के समान बताया गया है कि यहाँ पे अपील पुनरीक्षण न्यायालय अपराधी अभियोजन संयुक्त चल रहा है तो समय को यहाँ पे एक्सटेंड कर सकता है, अपवर्जित करता है बीच वाले समय को जो उसमें एक्स्ट्रा खर्च हुआ है। 471 है, उस तारीख का अपवर्जन जिस दिन न्यायालय बंद हो, तो नेक्स्ट तारीख को आप प्रस्तुत कर दो। 471 ये देता है, मतलब आखिरी लिमिटेशन 30 दिन है अपील करने की। 30वां दिन क्या संडे पड़ रहा है, या मान लीजिए मंडे है, 15 तारीख है, एकादशी है, तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, ट्यूसडे को कर देंगे, ये अपवर्जित कर देंगे उस दिन को, कि वो दिन था ही नहीं, अब अगले दिन करिए। चालू रहने वाले अपराध, चालू रहने वाले अपराध प्रत्येक क्षण एक नया परिसीमा काल प्रारंभ होता है, जैसे अपहरण के अपराध हो गए। परिसीमा काल का विस्तारण भी किया जा सकता है सेक्शन 473 के अंतर्गत। कौन करेगा यहाँ पे, ये थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा, न्यायालय कर सकता है। लास्ट है 37 चैप्टर है, इसमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे ये बताता है उच्च न्यायालय के समक्ष विचारण, तो उच्च न्यायालय सेशन न्यायालय के विचारण की प्रक्रिया अपनाता है। 225 से 237 तक चैप्टर 18 की 474 बताता है। सेना न्यायालय द्वारा विचारणीय अपराधों का कमान ऑफिसरों को सौंपा जाना 475 बताया जाता है कि सेना न्यायालय के लिए अलग ही व्यवस्था की गई है। 477 है, उच्च न्यायालय की नियम बनाने की शक्ति। उच्च न्यायालय यहाँ नियम बनाता है, जो अर्जी लेखक वगैरह होते हैं, अनुज्ञप्ति फीस वगैरह क्या होती है, उल्लंघन पे क्या व्यवस्था होती है, ये सब बताता है। 478 कुछ दिशाओं में कार्यपालक मजिस्ट्रेटों को सौंपे गए कृत्यों को परिवर्तित करने की शक्ति। प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट परिवर्तित कर सकता है ऐसे कृत्यों को। 479 वह मामला जिसमें न्यायाधीश मजिस्ट्रेट व्यक्तिगत रूप से हितबद्ध है, तो यहाँ पे व्यक्तिगत रूप से हितबद्ध कब माना जाएगा, इसको इसमें एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। ना तो विचारण करेगा वो, ना सौंपा जाएगा उसको, ना कोई आदेश पारित करेगा, निर्णय करेगा। जैसे खुद हितबद्ध है, एक प्लॉट खरीदा है, उसमें आप खुद ही एक पक्षकार हैं, तो आप मामला नहीं सुन सकते हैं। 480 विधि व्यवसाय करने वाले प्लीडर का कुछ न्यायालयों में मजिस्ट्रेट के तौर पर ना बैठना, तो ये ध्यान दीजिएगा, जहाँ पे आप प्रैक्टिस कर रहे, जहाँ प्रैक्टिस वहाँ जज नहीं, सीधी बात है। 481 विक्रय से संबंध लोक सेवक का संपत्ति का क्रय करना, क्रय न करना, बोली न लगाना। आप अपने लिए खरीद लेते हैं तो ऐसे करेंगे तो आप तो सारी प्रॉपर्टी 1 ही रुपये में खरीद लेंगे, तो रोका गया है लोक सेवकों को, आप खुद परचेज ना करें। उच्च न्यायालय की इनहेरेंट पावर 482 में दी गई है। कुछ ऐसे पावर हैं जो न्यायालय यूज करता है, वास्तव में यहाँ प्रोसीजर में नहीं दिए गए हैं, उससे हट के विवेक के आधार पर पावर यूज करता है, उसे डिस्क्रिप्शन पावर बोला जाता है, इनहेरेंट पावर बोला जाता है।
483 न्यायिक कार्रवाइयों में न्यायालयों का अधीक्षण और नियंत्रण करने की उच्च न्यायालय का कर्तव्य बताया गया। 483 में लास्ट धारा है 484 जो दंड प्रक्रिया संहिता 1898 को निरसित करती है। बस इतना अपना CRPC से ज़्यादा अपन को कुछ नहीं पढ़ना है। सारे OT लगाइए आप, और शेड्यूल बाहर की देखना चाहें तो थोड़ा बहुत देख सकते हैं, खासतौर से MP में कौन से सेक्शन ट्रायल रखे गए हैं